ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present sir. Present teacher. ಎಸ್ ಸರ್. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. आदाब. शुरू भी किया है तेरा नाम लेकर, मेरी इंतहा भी तेरे नाम से है. अजीज तलबा व तालिबात, मैं अपनी जानिब से और DSERT की जानिब से आप सब तलबा व तालिबात का इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ. कलम और नोटबुक लेकर नया सबक सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए. पिछली क्लास में हमने हुरूफ तहज्जी, हुरूफ इल्लत, 2 हरफी और 6 हरफी अल्फाज के अलावा इमले के ताल्लुक़ से अहम मालूमात हासिल की थी. आज हम जो कुछ के पिछली क्लास में पढ़ा है इसका इयादा एक अमली काम से करते हैं. क्या आप सब तैयार हैं? कलम व बयाज लेकर तैयार हो जाइए. यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसमें चंद जुमले हैं जिसको हम पढ़ते हैं. मैं घर पर हूँ, हमने आबे ज़मज़म का पानी पिया, चराग गलत तलफ़्फ़ुज़ है, दूध सेहत के लिए मुफीद है, इस्लाम सच्चा मज़हब है, दोस्त अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, शिकवा जवाब शिकवा नज़्म अल्लामा इक़बाल की है. हम सब ने एक दावत में शिरकत की. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बेंगलुरु इसमें आम की एक मिसाल है. अजीज तलबा व तालिबात, सही और गलत जुमलों या इमला के आगे गलत निशान लगाएं. मैं घर पर हूं, आप बताइए क्या ये जुमला सही है या गलत है? तो ये जुमला सही है. उम्मीद करता हूं कि आपके जहन में भी यही बात आई होगी. एक दूसरा जुमला यहां पर आपके सामने है, हमने आबे ज़मज़म का पानी पिया. क्या जुमला सही है या गलत है? मेरे ख्याल में आप इसको सही बताते होंगे, लेकिन हकीकत है कि जुमला गलत है. क्योंकि हमने आबे ज़मज़म का पानी पिया, यहाँ पर आब और पानी के एक ही माने हैं. तो मतलब ये हुआ, हमें ये जुमला इस तरह कहना चाहिए, हमने आबे ज़मज़म पिया या हमने ज़मज़म का पानी पिया. हमने आबे ज़मज़म का पानी पिया गलत जुमला है. नेक्स्ट जुमला देखिए, लिखा हुआ है चराग गलत तलफ़्फ़ुज़ है. आमतौर पर हमारे यहाँ क्या होता है, चराग को हम लोग चिराग बोलते हैं और जो सही है उसको गलत बोलते हैं, गलत को सही बोलते हैं. चराग आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं, जबकि ये चराग गलत तलफ़्फ़ुज़ है. नहीं, चराग सही तलफ़्फ़ुज़ है. बात समझ में आई आप लोगों को? हम चराग को चिराग बोलते ही गलत बात है. दूध सेहत के लिए मुफीद है, इसमें कोई ना इमले की गलती है ना जुमला गलत है, तो ये जुमला दुरुस्त है. दोस्त अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, जुमला हालांकि सही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोस्त अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, ये गलत जुमला है, इसलिए कि इमले की गलती हुई है. नेक्स्ट जुमला मैं पढ़ता हूँ, शिकवा जवाब शिकवा अल्लामा इक़बाल की नज़्म है. ये बिल्कुल सही है, इसलिए कि नज़्म अल्लामा इक़बाल ही की लिखी हुई है, आपने जमात नाम के अज़वाक़ में पढ़ा है. नेक्स्ट, हम सब ने
ایک بڑی دعوت میں شرکت کی تھی. یہ جملہ غلط ہے. دعوت کا یہاں پر لفظ جو استعمال ہوا ہے یہاں پر ڈکٹیشن یا اس کا املا غلط ہے. دال عین واو تے ہوا تو یہ صحیح جملہ ہوگا اور اس کا املا بھی صحیح ہوگا. یہاں پر حالانکہ تلفظ صحیح ہے لیکن املا غلط ہے تو اسے ہم غلط جملہ قرار دیں گے. الف لام سین لام الف میم لکھنے کے بجائے لام کو حذف کر دیتے ہیں یا نکال دیتے ہیں, اس کے بغیر لکھتے ہیں. یہ ایک بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کو 10ویں جماعت میں اگر خط لکھنے کی باری آئے اور آپ اس طرح السلام علیکم لکھتے ہیں تو آپ کا ایک نشان کٹ سکتا ہے. تو یہ جملہ غلط ہے اس لیے کہ یہاں پر الف کے بعد لام استعمال نہیں کیا گیا ہے. آئندہ سے جب کبھی آپ السلام علیکم لکھے تو الف لام سین لام الف میم سے شروع کیجئے, یہ صحیح املا ہوگا. ایک اور جملہ میں نے یہاں پر لکھا ہے. بنگلور اس میں عام کی ایک مثال ہے. بنگلور ایک خاص شہر کا نام ہے اس لیے ہم اس کو اس میں عام نہیں بلکہ اس میں خاص کہتے ہیں. اگر یہ صحیح جملہ آپ کے دماغ میں ہے تو یہ غلط ہے. صحیح جملہ یہ ہے کہ یہ اس میں خاص کی مثال ہے. میں اس عبارت کو اچھے طور سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ بھی دیکھیے. جوش ملی آبادی ایک بار گرمی کے موسم میں مولانا ابوالکلام آزاد سے ملاقات کے غرض سے ان کی کوٹھی پر پہنچے. وہاں ملاقاتیوں کی ایک بھیڑ پہلے سے ہی موجود تھی. کافی دیر تک انتظار کے بعد جب مولانا سے ملاقات کے لیے جوش صاحب کی باری نہ آئی تو انہوں نے اکتا کر ایک کاغذ پر یہ شعر لکھ کر چپراسی کے ہاتھ مولانا کی خدمت میں بھجوا دیا. وہ شعر کیا ہے؟ نامناسب ہے خون کھولانا. کبھی بھی شعر پڑھے تو یہ بات یاد رکھیے کہ پہلا مصرع یا پہلی لائن 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے. نامناسب ہے خون کھولانا. نامناسب ہے خون کھولانا پھر کسی اور وقت مولانا. یہ چٹھی جب مولانا کے ہاتھ پہنچی تو یہ شعر پڑھا تو زیر لب مسکرائے اور فوراً جوش صاحب کو اندر طلب کر لیا. عزیز طلباء و طالبات, جماعت نحم میں آپ نے کون کون سے اسباق پڑھے ہیں؟ یاد کیجئے. جماعت نحم میں آپ نے کون کون سے اسباق پڑھے؟ عزیز طلباء و طالبات, یہاں دیکھیے پیڑ کے اوپر ایک پرندہ ہے. آپ دکنی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دکنی میں آپ سب اس پرندے کو کیا بولتے ہیں؟ چڑی بولتے ہیں. بالکل غلط ہے. یہ صحیح لفظ نہیں ہے. تلفظ صحیح کر لیجئے. اس کو چڑیا بولنا چاہیے. اگر چڑی بولتی ہے تو یہ غلط تلفظ ہے. چڑیا اس کو کہنا چاہیے. یہ ایک پیڑ ہے. اچھا, تو میں کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ نے جماعت نحم میں کون کون سے اسباق پڑھے ہیں ذرا یاد کیجئے. یاد آیا؟ چلو ٹھیک ہے. پہلا سبق بہترین فیصلہ. دوسرا سبق کا نام اوکے لکھیے مہابلیشور. ایک بہترین شہر جس کے تعلق سے ہم نے بہت کچھ لاسٹ کلاسز میں سیکھا ہے. لیزر شعاع, اس میں سائنس کے تعلق سے ہم نے بہت ساری معلومات حاصل کی تھی. اس کے بعد چوتھا سبق کا نام یاد کیجئے. یاد آیا نہیں نا؟ ہم بھی بتا دیتے ہیں. چلو, مولانا ابوالکلام آزاد. رائٹ, اوکے. اس کے بعد اور آنا گھر میں مرغیوں کا. پھول ہی پھول, جس میں آپ نے پھولوں کے تعلق سے بہت اہم معلومات حاصل کی تھی. آزمائش, ایک ڈرامہ تھا جس کو آپ نے پڑھا تھا جس میں آزادی کے تعلق سے ایک سین پیش کی گئی تھی. حکایات بھی آپ نے پڑھی. اس کے بعد ڈائنوسارس. ان سارے اسباق میں سے ایک سبق آج ہم اس کو دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے اور اس کے تعلق سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے.
तो अजीज तलबा और तालिबात, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसको देखकर बताइए कि अभी 9 नसरी असबाक हमने आपको दिखाए थे, ये वीडियो किस सबक से ताल्लुक रखता है। हमने अभी एक वीडियो देखा, वो किस सबक से ताल्लुक रखता है, मुझे बताइए आप। आपका जवाब फूल ही फूल है, सही है। अजीज तलबा व तालिबात, जी आइए इस सबक के चंद अहम नुकात हम सीखते हैं, उसके बाद नई चीजें हम सीखेंगे। यहां पर 2 फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक का नाम गुले अब्बास है और दूसरे का नाम नरगिस है। गालिबन ने आपने सबक में नहीं पढ़ा होगा, इजाफी मालूमात के लिए मैंने इसको रख दिया। गुले अब्बास एक ऐसा फूल है जिसमें खुशबू नहीं होती, दक्कनी जुबान में हम लोग इसको गुलाबश का फूल कहते हैं। यह गुलाबी, सफेद, जर्द माइल, नीले रंग के फूल होते हैं। इस पौधे में इतने सारे रंग के फूल होते हैं, साल भर दस्तयाब रहता है ये फूल। इसके बाद एक और फूल, इसका नाम है नरगिस। फूल नीले रंग का होता है, घरों के आंगन में गमले में लगाया जाता है। इस फूल के ताल्लुक से शेर मशहूर है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये फूल को आप गौर से देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि इसकी शक्ल आंख से बहुत मिलती है। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अगर तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं, चमेली का फूल एक भी जास्मीन की एक किस्म है, जिसको अंग्रेजी में जास्मीन कहते हैं और उर्दू में यास्मीन कहते हैं, और मोगरा भी इसी का नाम है। ये निहायत खुशबूदार फूल है। इसी फूल से कैंसर की मुख्तलिफ दवाएं बनाई जाती हैं। दुनिया का सबसे कीमती इत्र जॉय भी इसी फूल से बनाया जाता है। और फूल देखेंगे एकदम सुर्ख रंग का है और जिसे देखते ही तबीयत खुश हो जाती है। हाइबिस्कस, जिसे उर्दू में जासूद कहते हैं, इससे दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है। इस फूल से भी बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं और इससे बनने वाली चाय अक्सर लोगों की पसंदीदा चाय होती है। अजीज तलबा और तालिबात, लेफ्ट साइड में एक फूल है जिसे हम मोगरा कहते हैं, सारी दुनिया में खुशबू के लिए जाना जाता है। मैसूर मोगरा, जिसे कन्नड़ा में मल्ली गेहूं कहा जाता है, और यह एक ऐसा फूल है जिससे इत्र बनाया जाता है। एक अहम बात मैं बता दूं इस फूल के ताल्लुक से, ये फूल का नाम मोगरा है, अरबी में इसको यास्मीन कहते हैं और अंग्रेजी में जास्मीन कहते हैं। एक और खुसूसियत हम बता देते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं, ये फूल अगर बेल में उगता है, पौधे में भी उगता है और बेल में भी ये फूल खिलते हैं। अगर ये फूल
बेल में खिलते हैं तो इन्हीं का नाम बेला है, और ये फूल पौधे में उगते हैं तो इसी को हम मोगरा कहते हैं। एक और फूल है जिसे कन्नड़ी जुबान में सुगंध राज कहते हैं। ये निहायत खुशबूदार फूल है जिससे इत्रियात बनाए जाते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, हमने बहुत कुछ आज सीखा है। अभी आइए आज हम अल्फाज साजी का खेल खेलते हैं। आपको चंद अल्फाज दिए जाएंगे, इनमें ये हर्फ गुम नजर आता है। अब बताइए कि इनमें कौन सा हर्फ गुम है, उसको जोड़ने से वो पूरा लफ्ज मुकम्मल होता है। एक एक्टिविटी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन अल्फाज में कौन सा हर्फ गुम है आपको बताना है। यहां पर दराजा लिखा हुआ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर कौन सा लेटर नजर नहीं आ रहा है? लेटर को उर्दू में क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं। बताइए कि यहां कौन सा हर्फ डालने से ये लफ्ज मुकम्मल हो जाएगा। वाव, सही कहते हैं आप लोग। वाव लगाने से आप ये क्या हो गया? लफ्ज मुकम्मल हो गया। अगर हम इस तरह पढ़ेंगे इसको, दरवाजा। इन हुरूफ की खुसूसियात हमने पिछली क्लास में आपको बताई थी कि जो यहां पर हुरूफ लिखे गए हैं, ये कोई हर्फ इसके बाद हर्फ आता है तो उसे मिलाकर नहीं लिखा जाता है। दाल, रे, वो, अलिफ, जे है, इसमें से कोई हर्फ जो है दूसरे हुरूफ के साथ मिलाकर नहीं लिखा जाता है। इस बात को याद रखना चाहिए, वरना इमले की गलती हो जाएगी। यहां दरन लिखा हुआ है, आप जरा दिमाग को जोर दीजिए और बताइए कि यहां कौन सा हर्फ लगाने से ये मुकम्मल लफ्ज यानी बामानी लफ्ज बन जाएगा। याद आया? कोई भी आप लगा लें, सिर्फ एक हर्फ यहां लगाना है और इसको कलिमा बनाना है, बामानी लफ्ज बनाना है। मैं ही बता देता हूं आपको। देखिए, दर्जन, शाबाश। दर्जन कहते हैं सिलाई करने वाली खातून को, तो ये भी उन्हीं हरफों से लिया गया है जो मिलाकर नहीं लिखे जाते। यहां पर देखिए आप, दाल, ले, वाव है, दलो, क्या है? दलो। इससे कोई माने समझ में नहीं आ रहे, मोहम्मद लफ्ज मालूम हो रहा है। लेकिन यहां पर दरमियान में अगर आप ये दाल और ले के दरमियान एक और लेटर यहां पर लगाते हैं तो आप क्या करेंगे? इस लफ्ज को मुकम्मल कर सकेंगे। क्या है वो? आप सोचिए, नहीं तो हम ही बता देते हैं। वक्त जाया हो रहा है, हम ही बता देते हैं। वाव है, दौड़ो। यहां सिर्फ 3 हुरूफ से बना हुआ एक लफ्ज है, दाल। दाल के बाद अलिफ आया है। आपको सेंटर में कौन सा एक हर्फ लगाना है बताना है। एक एक्टिविटी दे रहा हूं मैं, आप कलम और बयाज लेके बैठे होंगे, आप जहन को दौड़ाइए, एक ऐसा हर्फ जोड़िए जिससे लफ्ज बन जाए। दा से कोई माने नहीं निकलते हैं। आपको याद आया होगा, यहां पर वो लगाइए तो ये दवा बन गया। सही है, बिल्कुल सही लफ्ज है, बामानी लफ्ज बन गया, दवा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अदब के ताल्लुक से चला हम मालूमात हासिल करते हैं। अदब को अंग्रेजी में लिटरेचर कहा जाता है। किसी भी चीज को देखने के बाद हमारे दिलो दिमाग पर जो असरात मुरतब होते हैं, उनको अच्छे ढंग से पेश करने का नाम अदब है। तो इसकी 2 किस्में हैं। कौन कौन सी 2 किस्में हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? सोचकर बताइए। आपके स्कूल का आखिरी साल है, ठीक है, मैं ये बता देता हूं। एक है नसर। अदब की 2 शाखें हैं, एक का नाम है नसर और दूसरा तो आपको याद आ गया होगा, क्या नाम है? नज़म है। अदब लिटरेचर को कहते हैं। इसकी 2 किस्में, एक नसर है और दूसरा नज्म है। नसर और नज्म के बाद हम अक़साम नसर कौन कौन से हैं जरा मालूम करने की कोशिश करते हैं। अक़साम नसर के माने हैं नसर की किस्में। नसर, नसर के माने हैं परागंदा। नज़म की तरह नसर की भी कई किस्में हैं। मौजू के एतबार से
नसर मुख्तलिफ नामों से पहचाना जाता है। इससे पहले कि मैं इसके ब्रांचेस और शाखें बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप नसर और नज़म में क्या फ़र्क है समझने की कोशिश कीजिए। हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है। हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है, यह नसर का एक जुमला है। तो पहले लाइन में अल्फाज यकसा होने के बावजूद तरतीब में यकसानियत नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, ये नज़म की एक लाइन है। यहाँ पर अल्फाज मोतियों की तरह हम अलग अलग कर सकते हैं और साथ ही हम इस मिसरे को तरन्नुम से भी पढ़ सकते हैं। पहली लाइन में अल्फाज यकसा होने के बावजूद तरतीब में यकसानियत नहीं है। तरतीब बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम उसको नसर कहेंगे, जबकि दूसरी लाइन में मौजूनियत और अल्फाज में यकसानियत मिलती है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, नज़म कहेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, आज हम नसरी असनाफ के ताल्लुक़ से अहम मालूमात हासिल करते हैं। दास्तान, दास्तान जो है असनाफ अदब की एक किस्म है। उर्दू अदब में सबसे पहले दास्तान गोई का रिवाज पड़ा। दास्तानों में सियासी, समाजी, तहजीबी हालात को पेश किया जाता है। दास्तान गोई अवाम के वक्त गुजारी और दिलचस्पी का सामान फराहम करती थी। वक्त के साथ साथ इसकी अहमियत भी ख़त्म हो गई। नावल, नावल नसरी अदब की एक सिन्फ है जिसके मानी अजीब व गरीब के हैं। नावल में ज़िंदगी के हक़ाइक़ पर रोशनी डाली जाती है। नावल एक तवील नसरी किस्सा या कहानी होती है जिसमें उस आहद के पस मंज़र में फ़र्द और समाज की कशमकश को पेश किया जाता है। नावल की खुसूसियत ये है कि इसमें समाज की इस्लाह का काम लिया जाता है। अफसाना, अफसाने को अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। उर्दू अदब की मकबूल तरीन सिन्फ है जिसे उर्दू अदब की सबसे ज़्यादा पसंदीदा सिन्फ समझा जाता है। किसे समझा जाता है? अफसाने को। अफसाने में भी अदीब ज़िंदगी के हक़ाइक़ पर से पर्दा उठाता है। नावल और अफसाने में यही फ़र्क है कि नावल में तफसीली रोशनी डाली जाती है, जबकि अफसाने में सिर्फ ज़िंदगी के किसी एक गोशे की तर्जुमानी की जाती है। उर्दू अदब की मकबूल तरीन सिन्फ कौन सी है? मल्टीपल चॉइस में 10वीं जमात में बार बार ये सवाल आता है, अच्छी तरह याद रखिए। उर्दू अदब की मकबूल तरीन सिन्फ अफसाना है। सवानिह निगारी, अंग्रेजी में इसको बायोग्राफी कहते हैं। सवानिह जो है एक नसरी सिन्फ है जिसके माने जिंदगी के हालात लिखने के हैं। इसमें सवाहने निगार अपनी याद सवाहने निगार अपनी या दूसरी मशहूर शख्सियतों की ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात, उनकी कामयाबियाँ, उनकी नाकामयाबियाँ जो दूसरों से मुख्तलिफ होती हैं, पेश करता है। सवानी उम्रों की दो किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? दो किस्में होती हैं। एक शख्सी सवानिह उम्री और दूसरी खुदनविश सवानिह उम्री। किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी के हालात लिखे जाएँ तो शख्सी सवानिह उम्री कही जाएगी, और अदीब खुद अपने ज़ात के ताल्लुक़ से कुछ लिखता है तो उसे हम क्या कहेंगे? खुदनविश सवानिह उम्री कहेंगे। ड्रामा, ड्रामे के लिए स्टेज और किरदार का होना लाजिमी है। क्या आपको याद है 9th स्टैंडर्ड में आपने एक ड्रामा पढ़ा था, उसका नाम है आजमाइश। ड्रामे में क्या होता है हम आपको बताते हैं। ड्रामा अदब की सबसे कदीम तरीन सिन्फ है। ड्रामा लफ्ज यूनानी लफ्ज ड्राउ से लिया गया है जिसके मानी करना या कुछ करके दिखाने के हैं। ड्रामे के लिए स्टेज का होना जरूरी है। आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ड्रामे की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि हर बात मुकालमे के जरिए से पेश की जाती है। आजमाइश मोहम्मद मुजीब का लिखा हुआ ड्रामा आपने पढ़ा है। ये ड्रामा हिंदुस्तान की आज़ादी से ताल्लुक़ रखता है। मिज़ानिगारी, ये तो सब पसंद करते हैं, बड़ी मकबूल और पसंदीदा सिन्फ़ अदब है।
इंशाइया मिजाज निगार की किस्म है जिसमें बा मुहावरा जुबान को बड़े अच्छे पैराए में पेश किया जाता है। इस सिंफ में लताफत, शगुफ्तगी, तंजो मिजाज से लुत्फ उठाया जा सकता है। लिहाजा सुनने और पढ़ने वालों के लबों पर तबस्सुम की लहर दौड़ जाती है। पितरस बुखारी ने आला दर्जे के मिजाहिया मज़ामीन लिखे हैं। इनका एक सबक इंशाअल्लाह इस साल आप पढ़ेंगे। मजमून नवेसी छठी जमात से लेकर अभी तक आप लिखते आ रहे हैं। इसके ताल्लुक से आइंदा क्लासेस में हम और ज्यादा मालूमात हासिल करेंगे। किसी मौजू या उन्वान को जहन में रखकर खूबसूरत अंदाज में तसलसल के साथ ख्यालात को पेश करने का नाम मजमून नवेसी है। मजमून लिखते वक्त इन बातों का खास ख्याल रखा जाए। उन्वान पर मजमून लिखना हो उसका खाका जहन में रखें। पहली बात, जिस उन्वान पर मजमून लिखना हो उसका खाका जहन में रखें। नंबर 2, आसान अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करें। नंबर 3, तहरीर में तसलसल और रब्त मजमून की जान होती है, इसको जाने ना दें। यहाँ पर एक हाथी है, इसको देखकर आप मालूम करेंगे कि एक कहानी आपको लिखनी है। 6 अंधे और एक हाथी इसका उन्वान है। इस तस्वीर के पस मंजर में एक कहानी है, अपने अल्फाज में लिखिए। किसी गांव में 6 नाबिना अशखास रहा करते थे। उन्होंने हाथी के बारे में सुना था कि हाथी बड़ा डेल डोल वाला जानवर है। इस वक्त से उनके दिल में ख्वाहिश परवान चढ़ने लगी कि इनको देखना चाहिए। जब गांव में हाथी के आने की खबर गर्म हुई तो 6 नाबिना अशखास इधर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, उधर गांवों के बच्चों ने आसमान सर पर उठा लिया। ये नाबिना अशखास उस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से बच्चों की आवाजें आ रही थी। ये अशखास अंधे थे, इसलिए वो देखने के बजाय छूकर हकीकत से आशना होना चाहते थे, समझना चाहते थे। 6 दोस्तों ने दौड़कर हाथी को पकड़ लिया तो उनका दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि मुद्दत मदीद के बाद उनको हाथी को छूकर हकीकत जानने की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। जब ये सारे दोस्त घर लौटे तो 6 दोस्तों के चेहरे देखने लायक थे। वो सब ये समझ रहे थे कि सिर्फ 19-20 का फर्क है। एक कहने लगा, अरे मैंने तो हाथी को छू कर देखा है, हाथी तो रस्सी जैसा है। जिसने दुम छुआ था उसने ये कहा। दूसरे ने कहा, अरे भाई हाथी तो दीवार या चट्टान जैसा है। तीसरे ने कहा, तुम झूठ कहते हो, हमने भी तो छू कर देखा है, हाथी तो सुतून की तरह है। चौथा कहने लगा, हाथी पेड़ के तनी की तरह है। पांचवा कहने लगा, अरे तुम सब चुप रहो मियां, हाथी नेजा जैसा है। जिसने हाथी के दांत पकड़ा था वो ये कहने लगा। छठा गोया हुआ, तुम सारे के सारे झूठे हो, हाथी तो पंखा जैसा है। तू मैं होने लगी और हर एक ने अपने आप को सच्चा और दूसरों को झूठा साबित करने में कोई कसर बाकी ना रखी। इस कहानी से हमें अखलाकी दर्स मिलता है कि सच जाने बगैर दूसरों पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि 6 नाबीना अशखास अपनी जगह सच्चे थे और सच जाने बगैर एक दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अजीज बच्चों, मुहावरा वो अल्फाज हैं जो 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है, जिसे हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल किया जाता है। मुहावरे के लफ्ज़ी माने गुफ्तगू करने के हैं। मुहावरा मस्दर की अलामत ना से बनता है, जैसे बाग बाग होना, बहुत खुश होना। इम्तिहान, आपके इम्तिहान का नतीजा सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। अजीज तलबा और तालिबात, इन मुहावरों को आप इंग्लिश में बदल कर नहीं कह सकते। जैसे अगर कोई उर्दू में मुहावरे को इंग्लिश में बदलता है, When I heard your result, my heart become garden garden, रॉन्ग है, इस तरह आप नहीं बोल सकते। उर्दू के मुहावरे उर्दू ही में इस्तेमाल होंगे। ये मुहावरे हम आइंदा क्लासेस में हम इसको सीखेंगे इंशाअल्लाह। हम अगले हफ्ते इसी चैनल पर नज़म के ताल्लुक से मुफीद और अहम मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए आपके उस्ताद किफ़ायत को रुखसत की इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ.